अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कहानी मसीहा की 20वीं किस्त लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तवज्जो फरमाएँ। उस दिन सुबह 7 बजे महताब खान सोकर उठा तो सुराही से एक गिलास पानी निकाल कर पी और अपनी ख्वाबगाह से निकलकर मामी के कमरे में जो ही दाखिल हुआ, फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठा लिया और हेलो कहा तो दूसरी जानिब से सूरज की आवाज़ आई। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं सूरज बोल रहा हूँ। आज 4:30 बजे लक्की का वर घर पर आ रहा है। महताब ने कहा वेरी गुड। उनके आने में इतनी ताख़ीर क्यों हुई? सूरज बोला, दरअसल वो लोग कारोबारी व्यक्ति हैं ना, वो सूरत चले गए थे, मेरा मतलब है गुजरात। चूँकि कल्याणी चौक पर उनकी कपड़े की भारी दुकान है, लिहाजा वो डायरेक्ट मिल से ही कपड़े मंगवाते हैं। वैसे आप वक्त से पहले आ जाना डियर, मैं आज एक नई हस्ती से भी मिलाऊंगा आपको। बहुत खूब। कौन है वो नई हस्ती? सूरज धीरे से हंसकर जवाबन बोला, ये मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल इतना जान ले कि उसकी ज़ात से मैंने अपने भविष्य की उम्मीदें लगा रखी हैं। महताब बोला, उम्मीदों के पूरी होने की उम्मीद भी है या यूं ही जवानी के जोम व ख्यालात की दुनिया में भटक रहे हो? बस समझ लो कोशिश जारी है। वैसे अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूरज ने कुछ चाहा और उसे न मिला हो। बेशक, महताब बोला, यकीनन ये दुरुस्त है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है डियर कि दौलत की चमक दमक की बदौलत हासिल की जाने वाली चीज़ों का मुकाम अलग है और जज्बात हकीकी से हासिल की जाने वाली शय बिल इत्तफाक मगर मुश्किल से ही दस्तयाब होती है। वैसे कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि नामुमकिन का दूसरा नाम तो कोशिश ही है दोस्त। महताब खान के कहने का मानी मफहूम सूरज की समझ में क्या आया ये तो उसी को पता, लेकिन वो जवाबन बुलंद कह लगाकर रिसीवर रख दिया था। चुनांचे महताब खान चूँकि सूरज के जज्बात और मिजाज से अब तक पूरी तरह वाकिफ़ हो चुका था, इसीलिए उसने ऐसा कहा था कि कहीं वो फिर कोई हसीन खेल की इब्तदा तो नहीं करने वाला। बहरहाल उसने भी फ़ोन रख दिया, क्योंकि दिलशाद बानो एक गिलास पानी के साथ एक कप उसकी पसंदीदा लाल चाय लेकर आ गई थी। महताब ने फिर एक गिलास पानी पिया और चाय का कप ट्रे से उठा लिया तो दिलशाद बानो ने पूछा, किसका फ़ोन था बाबू? जी वो सूरज बाबू का था। आज शाम गुड़िया को देखने उसके वर हवेली पर आ रहे हैं। दिलशाद बानो फ़ौरन बोली, मेरा वहाँ जाना भी? महताब ने बात काट कर कहा, ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, वरना मैं आपको पहले ही बाखबर कर देता। ठीक है, बहुत अच्छा, दिलशाद बानो ने इत्मीनान बख्श अंदाज में कहा और खामोशी से महताब का चेहरा देखने लगी थी। शाम के 4 बजे थे। रामलाल घोड़ा गाड़ी के साथ बसूरत सड़क पर बढ़ रहा था। पिछली सीट पर बैठी कुमुदिनी ने उसे मुखातिब किया, रामू काका? जी मालकन। जिनकी तलाश में हम लोग दर दर भटके, वो? रामलाल चौंकते हुए दरमियान में ही बोल उठा, कहाँ हैं वो मालकन? कुमुदिनी धीरे से मुस्कुरा कर बोली, जहाँ हम लोग चल रहे हैं ना, वहीं मिलेंगे वो। चंदा मालिक वहीं रहते हैं क्या? नहीं, वो भी वहाँ आमंत्रित हैं। वैसे चंदा मालिक का उन लोगों से जो रिश्ता है वो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है मालकन। दूसरी जानिब सूरज की हवेली पर बाहरी सेहन में सूरज के 2 करीबी साथी धर्मिंदर और मनीष अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स मिस गीता व सुनीता के साथ मौजूद थे। करीब ही गेस्ट रूम की चौखट के सहारे लक्ष्मी व निर्मला खामोश खड़ी थी। लक्ष्मी की कैफियत से जाहिर हो रहा था कि उसके वर यानी रमेश कुमार सिंह की आमद से वो बिल्कुल बेनियाज हो। वो रोज़मर्रा जैसी ही थी, बिल्कुल सिंपल, न कोई बनाव श्रृंगार और न कोई खुशियों के आसार। बदसूरत घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर आकर रुका तो बूढ़ा रामलाल फुर्ती से उतरकर पिछला गेट खोल दिया और कुमुदिनी उतरकर सहन की जानिब बढ़ने लगी तो सूरज कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। आइए कुमुद, हमें आपका शिद्दत से इंतज़ार था। सूरज भोलेपन के साथ बेतकल्लुफ़ी से बोला। कुमुदिनी चलती हुई लक्ष्मी के करीब जाकर रुक गई और नर्म लहजे में बड़बड़ाई, अपने देवता रूपी भैया की खुशनसीब बहन कुमारी लक्ष्मी सिन्हा। फिर आगे बढ़कर अपने खूबसूरत कुदरती गुलाबी होंठ उसकी पेशानी पर रखकर चूम लिया और फिर दोनों एक दूसरे की शक्ल इन्हमाक से देखने लगे। सूरज को कुमुदिनी के इस फेल पर रश्क तो हुआ ही, साथ ही हैरत भी हुई। वो धीरे से हंसते हुए बोला, ऐसा गुमान हुआ जैसे आप बरसों से लक्की को जानती हो। कुमुदिनी या लक्ष्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसी लम्हा गेट पर खड़ा बहादुर नौकर अपना कंधा उचकाते हुए बुलंद आवाज़ में बोला, हुजूर वो चंदा मालिक भी आ रहे हैं। सबों ने देखा
कि ये सुनकर लक्ष्मी के होठों पर मुस्कुराहटें तैर गई और सभी की निगाहें दूर तक सड़क पर बिछ गई। धर्मेंद्र, मनीष, गीता व सुनीता भी अब कुर्सी से उठकर खड़ी हो चुकी थी। मजबूत खूबसूरत घोड़े पर सवार तेजी से आ रहे महताब खान की जानिब देखते हुए रामलाल फुर्ती से तांगा से उतरकर खड़ा हो गया। घोड़ा कंपाउंड में दाखिल हुआ, उससे कबल बहादुर ने सर झुकाकर महताब को प्रणाम किया और जब घोड़ा अंदर दाखिल हुआ तो रामलाल तेजी से अपनी पलकें झपकाते हुए फौरन हाथ जोड़कर प्रणाम मालिक बाबू कहा, जिसका जवाब देते हुए वो घोड़े से उतरा, जबकि इधर रामलाल के अंदर सरगोशी हुई। तभी तो मेरी मालकन पागल बनी हुई है। ऊपर सहन में सभी लोग खड़े हैरत से मुस्कुरा रहे थे। चुस्त पैजामा, मटके का बारीक लंबा कुर्ता और गर्दन तक मोटे स्याह बाल, आंखों पर खूबसूरत स्याह ऐनक, उसकी सेहर अंगेज शख्सियत व वजाहत को देखकर सुनीता आहिस्तगी से बड़बड़ाई, उफ, मर गई। हाँ, क्या हुआ? मनीष ने चौंक कर पूछा तो उसने जवाबन कहा, भगवान ने लंबी फुर्सत में बनाया होगा। मुगलिया सल्तनत का कोई शहजादा भी ऐसा नहीं रहा होगा। सुनीता की बातें सुनकर सभी फख्र से हंस पड़े। कुमोदिनी, लक्ष्मी व निर्मला भी मुस्कुराने लगी। सहन के जीने चढ़ते हुए कुमोदिनी पर नजर पड़ते ही कुमोदिनी, लक्ष्मी व निर्मला भी मुस्कुराने लगी। सहन के जीने चढ़ते हुए कुमोदिनी पर नजर पड़ते ही महताब खान ने अपने अंदर अजनबी जैसी कैफियत पैदा कर ली, क्योंकि उसकी समात से फोन पर कहे हुए सूरज के अल्फाज टकराने लगे थे। फिलहाल इतना जान लो दोस्त कि उसकी ज़ात से मैंने अपने भविष्य की उम्मीदें लगा रखी हैं। वो सहन में जो ही पहुंचा, लक्ष्मी तेजी से आगे बढ़कर उसके कदमों में झुक गई। महताब खान ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया तो वो छुई मुई सी बनकर उसके सीने से लग गई और महताब खान उसके सर पर एक लम्हा को अपने होंठ गाड़ दिए। सबों की फख्र आमेज निगाहें उसे ही देख रही थीं। उसी आशना सूरज ने उसे मुखातिब कर लिया, यार चांद, तुम घोड़े की सवारी भी कर लेते हो, हैरत हुई मुझे। महताब ने जवाबन कहा, जंगल और पहाड़ों की सरजमीन पर मुझे सबसे पहले घोड़ा, बंदूक और मोटर चलाना ही सिखाया गया था दोस्त, मगर ये घोड़ा कब और कहाँ से लाए? चंद माह कबल की बात है, मोहल्ला चंदवारा के एक रईसजादे ने सोनपुर मेला से खरीदा था, मगर ये उसके कंट्रोल से बाहर साबित हुआ, लिहाजा मैंने इसे खरीद लिया। नाम है इसका तूफान। सूरज ने मुस्कुराकर कंधा उचकाते हुए कहा, अरे वाह, फिर तो मैं भी तूफान की सवारी करना सीखूंगा। ज़रूर, महताब ने तायद किया। उसी लम्हा सूरज ने गुफ्तगू का रुख बदला। लो जान, इन लोगों से मिलो, ये दोनों हैं हमारे कॉलेज के साथी, धर्मेंद्र कुमार सिंह और मनीष चौधरी, और ये दोनों हैं मिस गीता व सुनीता, जो धर्मेंद्र और मनीष की गर्ल फ्रेंड्स व मंगेतर भी हैं, और आप हैं मिस कुमोदिनी सिन्हा, एलएस कॉलेज में फ़िलहाल फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। महताब ने किसी की जानिब देखे बगैर ही कहा, बहुत खूब, बेहद खुशी हुई इन सबों को देखकर, लेकिन आपने हम लोगों की जानिब देखा ही कहाँ है? आप तो सिर्फ अपने मित्र सूरज बाबू को या फिर बहन लक्ष्मी रानी को ही देखते रहे हैं। गीता की इस दलील को सुनकर सभी कह लगाकर हंस पड़े, लेकिन महताब खान के होंठ तब भी गैर मुतबस्सुम ही रहे। उसने अपनी चमकीली आंखें लक्ष्मी की जानिब उठाई तो उसने कहा, अंदर भी चलेंगे या नहीं? अंदर भी चलेंगे या यहीं खड़े रहेंगे? सभी लोग बहरहाल सभी लोग एक दूसरे के आगे पीछे अंदर दाखिल होने लगे और दरवाजे के सहन में सतून पर हाथ रखे खड़ा रामलाल मुतहय्यर अंदाज में महताब खान के उठते कदमों को देखता रहा। उसे हैरत थी कि उसकी मालकन दिन रात जिनकी यादों की अग्नि में जल कर सिसकती और आहें भरती रही हैं, उन्होंने एक बार भी इनकी जानिब नहीं देखा और न कोई खोज खबर ली। क्या ये उसकी मालकन को भूल चुके हैं या फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मालकन को कोई अहमियत ही नहीं दी है, जिसने अपनी 9 साल की उम्र से ही इन्हें पूजा है? बहरसूरत अब तो रजनी व कामनी की ज़ुबानी पूरे शिवनगर, रहमतनगर और गयासपुर वगैरह में ये बात फैल चुकी थी कि कुमोदिनी के इश्क की इब्तदा उसकी 9 साला उम्र में ही अनदेखे महताब खान के लिए आरंभ हो चुका था। बहरहाल रामलाल इस तरह अपने आप में गुमसुम खड़ा सोच रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसी आशना मुलाजिम बहादुर 2 प्लेट में नमकीन, मिठाइयाँ और 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक्स लिए बाहर निकला तो रामलाल चौंक पड़ा। वो सहन की दूसरी जानिब रखी चौकी की जानिब बढ़ते हुए बोला,
आइए काका नाश्ता कर लीजिए। बहादुर के कहने पर वो भारी मन से उसकी जानिब बढ़ने लगा था, जबकि अंदरूनी शहर में महताब खान, सूरज, धर्मेंद्र और मनीष एक साथ बैठे थे और थोड़ा अलग कुमोदनी, लक्ष्मी, गीता व सुनीता एक साथ खामोश बैठी थीं। निर्मला अलग सतून से लगी खड़ी थी और सबों की निगाहें व तवज्जुहात महताब खान की जानिब ही थीं। कुमोदनी महताब खान की अजनबियत व महतात रवैये को बेइतनाई समझकर खुद में गुम थी, क्योंकि महताब भूल से भी उसकी जानिब निगाहें नहीं उठा पा रहा था। सभी कोल्ड ड्रिंक्स से लुत्फानंदोज हो रहे थे। उसी लम्हा यकायक महताब खान बोला, यार सूरज बाबू, एक बात है जो मेरी समझ में कतई नहीं आ रही है। बल्कि बात ही नहीं, अहम मसला कहिए कि आज भी हिंदू समाज की ऊंची बिरादरी में विधवाओं को कोई ख़ास अहमियत हासिल नहीं और ज़माने की घिसी पिटी परंपराएं आज भी विधवाओं के पैरों की जंजीर बनी हुई हैं। आखिर क्यों? सूरज ने कहा, देखो दोस्त, जिस तरह की पाबंदियां प्राचीन काल में आयत थीं, अब वो बिल्कुल नहीं है। उन्हें काफ़ी हद तक आज़ादी मिल चुकी है। अलबत्ता बड़े एवं प्रतिष्ठित लोग अब भी अपने उसूलों पर कायम हैं। मेरा ख्याल है कि आपका इशारा विधवाओं की दूसरी शादी की जानिब है। हाँ दोस्त, दरअसल जेल रोड में जहाँ मैं रहता हूँ, ठाकुर साहब के यहाँ एक मेहमान लड़की आई है जो विधवा है और दूसरी शादी करना चाहती है। मगर कल शाम मैंने कुछ लोगों के दरमियान इस मौजू पर काफ़ी कशीदगी देखी। सूरज ने कहा, देखो दोस्त, हर समुदाय की, हर बिरादरी के अंदर 3 तबके होते हैं। श्रेष्ठ तबका यानी ऊंचा तबका, दूसरा मिडिल तबका और तीसरा लोअर तबका। अगर उस विधवा लड़की के पेरेंट्स लड़की की शादी करना भी चाहेंगे तो यकीनन अपनी बराबरी वालों के यहाँ ही, वरना मिडिल और लोअर तबके में रिश्ता जोड़ना हरगिज़ नहीं चाहेंगे। अगर लड़की अपनी मर्जी से दूसरा विवाह करना भी चाहेगी तो बराबरी का कुंवारा शौहर मिलना मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि जिस कशीदगी का आपने जिक्र किया है उसमें यकीनन मसला उन तबकों का ही रहा होगा। महताब फिर बोला, बहरहाल सपोज कर लें कि श्रेष्ठ तबके की हसीन स्मार्ट विधवा लड़की से अनजाने में बराबरी के किसी लड़के को प्यार हो जाए और शादी से कबल उसे उस लड़की की हकीकत का इल्म हो जाए तो लड़के का रद्द अमल क्या हो सकता है? मुमकिन है कोई ऐसा प्रेमी भी हो जो उसे गले लगाने पर मजबूर हो जाए, मगर ऐसा चांस बहुत कम होता है दोस्त, क्योंकि समाज और बिरादरी का भी तो कुछ रिस्पेक्ट होता है ना। खैर छोड़ो भी इन बातों को चांद, तुम किस किस का सर दर्द लेते रहोगे? उसी आसना बहादुर तेजी से आकर बोला, हुजूर आप लोग तैयार हो जाएं, वर आ गए। उसकी बातें सुनकर लड़कियां अंदर ही रह गईं और महताब खान समेत सभी जवान बाहर चले गए। दूसरे ही लम्हे फिर सभी गेस्ट रूम में आए और मुख्तलिफ सोफ़ों पर बैठ गए। रमेश कुमार के सामने का सोफ़ा खाली था। निर्मला व सभी लड़कियां लक्ष्मी को लेकर आईं और रमेश कुमार के सामने वाले सोफे पर बैठा दिया। उसकी निगाहें लगातार झुकी थीं। रमेश कुमार सिंह ने पूछा, क्या नाम है आपका? कुमारी लक्ष्मी सिन्हा। पिताजी का? स्वर्गीय श्री अमरनाथ सिंह। एजुकेशन क्या है? बीए फाइनल ईयर जारी। कम्बिनेशन? लक्ष्मी ने बात काटी, अंग्रेजी। वाह, बहुत बेहतर। अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। लक्ष्मी ने कहा, मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझती। रमेश मुस्कुराया, ऐसा क्यों? किसी की शक्ल देखकर लम्हा भर में उसके चरित्र और मिजाज का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उसकी बातें सुनकर गीता व सुनीता मुस्कुराने लगी और महताब खान की संजीदगी मज़ीद गहरी हो गई। लक्ष्मी सर उठाकर निगाहें महताब की जानिब उठाई तो उसने कहा, अब तुम जा सकती हो गुड़िया। रमेश कुमार सिंह ने मुस्कुराकर पूछा, गुड़िया भी नाम है इनका? सूरज फौरन मुस्कुराकर बोला, इनके महान भैया का दिया हुआ नाम है गुड़िया और लक्की। वाह, बहुत बेहतर। उसी आशना बहादुर बड़े से ट्रे में मुख्तलिफ किस्मों के डिश और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आया और रमेश कुमार के सामने टेबल पर रख दिया। सूरज ने कहा, यार मनीष, तुम और धर्मेंद्र रमेश बाबू की खातिर तवाजा करो, मैं अभी आया। फिर उसने महताब खान का हाथ पकड़ा और बाहर यानी शहर में चला आया, जहाँ निर्मला वो सारी लड़कियां खड़ी थीं। सूरज ने गीता से कहा, तुम सभी अंदर जाओ और लक्की से उसकी पसंद की बात पूछो। वो चारों लक्ष्मी के कमरे की जानिब बढ़ी तो सूरज और महताब भी आगे बढ़े और चौखट पर जाकर रुक गए। लक्ष्मी मुखालिफ सिमत रुख किए दीवार पर आवेजा
दीनानाथ सिंह व पार्वती देवी की तस्वीर के सामने खड़ी इन्हमाक से उन तस्वीरों को देख रही थी। लड़कियां उसके ताकुब में जाकर खड़ी हो गईं। गीता ने पूछा, लकी रानी, आपने रमेश बाबू को देखा, कैसे लगे वो? लक्ष्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और बेहिस व हरकत खड़ी रही। तो सुनीता ने पूछा, आपकी खामोशी को इकरार समझा जाए? तब लक्ष्मी ने कहा, नहीं। लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं और सूरज पर तो जैसे बदहवासी की कैफियत तारी हो गई। उसने अपने एक हाथ से महताब का बाजू थाम लिया और आंखें फाड़कर महताब का ही चेहरा देखने लगा, जो लफ्ज़ नहीं सुनकर गहरे तफक्कुरात में डूब गया था। सूरज थूक निगलते हुए धीमे लहजे में बोला, लक्की के मिजाज पर मुझे बेहद हैरत है चांद, लेकिन मुझे कोई हैरत नहीं है दोस्त। सूरज बड़बड़ाया, अरे इतना अच्छा लड़का है फिर भी। महताब ने कहा, कोई बात नहीं, ये नहीं और सही, मगर रमेश को क्या कहोगे? यही कहूँगा कि पुख्ता या बाकी बातें हम उनके घर आकर करेंगे। तो फिर आगे क्या होगा तुम समझो चांद। इसीलिए तो तुम्हें पहले ही मैंने कहा था कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और अभी भी कहूँगा कि आप कतई टेंशन मत लो, हम समझ लेंगे। दोनों दोस्तों की बातें सभी लड़कियां और निर्मला व लक्ष्मी ने भी सुना। और फिर सूरज व महताब बाहर निकले तो रमेश कुमार अपनी मसरूफियत जाहिर करते हुए फ़ौरन जाने को तैयार हो गए। महताब खान फिलहाल उससे माजरत करने ही वाला था कि रमेश ने कहा, रिश्तों का कायम होना कुदरती अमल है चंदा भैया, आगे जो भी हो, मगर वैसे भी हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ आपका इंतज़ार करेंगे। आपका आना हमारे लिए सौभाग्य होगा, क्योंकि आपके जीवन गाथा को सुनने के बाद घर का बच्चा बच्चा भी आपको देखने के लिए लालायित है, और बड़ों की अधीरता बयान करने के लिए मेरे पास शब्द ही मौजूद नहीं है। महताब ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे। इंशाअल्लाह मौका मुनासिब देखकर मैं आपके घर के तमाम बड़े छोटों की अदालत में ज़रूर हाजिर होऊंगा। महताब की बातों पर सभी लोग वह गेट पर खड़ी लड़कियां हंसने मुस्कुराने लगे। चुनांचे रमेश कुमार ने अपने दोनों हाथ जोड़े तो सूरज, मनीष और धर्मेंद्र ने भी रस्मन अपने अपने हाथ जोड़कर उसे विदाई दी, और वो लंबे लंबे डग भरता हुआ कंपाउंड के बाहर खड़ी अपनी कार की जानिब बढ़ गया। तब महताब खान ने सूरज से कहा, मैं अभी चलता हूँ दोस्त, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना, मैं कल अलग सवा आऊँगा, साथ ही चाय पियेंगे। सूरज ने इस बात में सर को जुम्बिश दी तो वो तेजी से सहन के जीने अबूर करके घोड़े पर छलांग लगा दी। चौखट पर खड़ी कुमुदनी भी आगे बढ़ी और कहा, मैं भी चलती हूँ सूरज बाबू। सूरज ने कहा, ठीक है, फिर जल्द ही मिलता हूँ। कुमुदनी फौरन तांगे में बैठी और रामलाल ने घोड़ा गाड़ी कंपाउंड से बाहर निकाल लिया। कुमुदनी ने कहा, रामू काका, साहब जी का पीछा कीजिए। जी अच्छा मालकन, हम तो बहुत निराश हैं मालकन, चंदा मालिक को देखा जैसे वो आपको जानते ही नहीं। हाँ काका, इसमें कोई मसलहत थी जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। कुमुदनी का घोड़ा सरपट मगर तेज रफ्तारी से दौड़ने लगा था। बहरहाल महताब खान जो ही अपनी इमारत के कंपाउंड में पहुंचा, गणेश माझी ने फुर्ती से आगे बढ़कर घोड़े की लगाम थाम लिया। उसी आशना दिलशाद बानो भी सामने बड़े हाल के गेट पर आकर खड़ी हो गई तो महताब खान उनकी जानिब बढ़ गया। हाल के अंदर जाते हुए दिलशाद बानो बोली, जिस वक्त से आप गए कई बार गया से फ़ोन आ चुका है, कभी कोई मर्द होते हैं तो कभी औरतें। आखिरी बार मैंने उन्हें कहा कि लक्ष्मी की देखा सुनी में गए हैं, लिहाजा 9 बजे के बाद फ़ोन कीजिए। महताब ने धीरे लहजे से कहा, उनका फ़ोन नंबर लिख लेना चाहिए, मेरे ध्यान में ही नहीं आया बाबू। अच्छा कोई बात नहीं। उसी लम्हा अपनी फूलती सांसों के साथ गणेश तेजी से अंदर दाखिल हुआ। छोटे मालिक, हाँ, आपकी सांसें क्यों उखड़ी हैं काका, घबराए से लग रहे हैं। गणेश ने हकलाते हुए कहा, जी वो फोटो वाली कन्या जी घोड़ा गाड़ी से आई हैं, मैं उन्हें आपके कमरे में बैठने का इशारा करके आपको बुलाने आ गया हूँ। कन्या को तो आना ही था, आ गई, पता नहीं शिकायत का कितना बड़ा पिटारा खोलेगी वो। दिलशाद बानो कुमुदनी की आमद की खबर सुनते ही बाहर भागने को हुई तो महताब ने फौरन हाथ के इशारे से रोक दिया। खुद बाहर जाने को मुड़ा तो दिलशाद भी धीरे धीरे उसके ताकू में बढ़ने लगी। महताब अपनी ख्वाबगाह
कि गेट पर पहुंचकर पर्दे को पूरी तरह एक जानिब खिसका दिया और अंदर दाखिल हुआ तो सोफा पर खामोश बैठी कुमोदनी फौरन उठकर उसके चरणों में झुक गई। महताब ने उसे बाजू से पकड़कर उठाना चाहा तो वो सीधी होती हुई महताब को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी छाती से सर टिकाकर सिसकने लगी। दिलशाद बानो और समीदुल निसा थोड़े फासले पर खड़ी उन्हें देखती रही। तड़पती हुई रूहें, बेचैन दिल और सुलगते हुए दो जिस्मों के इस मिलन का मंजर देखकर उन दोनों की आंखें भी भर आई थीं, क्योंकि वो भी तो औरत ही थी ना। महताब ने कुमोदनी की पलकों से मोतियों की तरह टूटने वाले अश्क का एक बूंद अपनी उंगली पर लेकर बगौर उसका जायजा लेते हुए कहा, जाने मन, अगरचे आंसुओं के इस बूंद में बेशुमार शिकवे गिले पोशीदा हैं, मगर तुम्हारी ये हसीन आंखें और मखमली पलकें गर्म उबलते आंसुओं में जलने के लिए नहीं बल्कि हसीन सपने सजाकर मुस्कुराने के लिए तश्कील दी है खुदा ने। अब इन आंसुओं को मेरी आंखों के समंदर में डाल दो जान, जिसमें इसके लिए काफ़ी जगह मौजूद है। कुमोदनी अपना सर उठाकर महताब खान का चेहरा देखने लगी तो उसने मजीद कहा, आओ बैठो, बताओ कैसी हो। कुमोदनी जवाबन नर्म लहजे में बोली, अब पूछते हैं कैसी हो। आपकी चंद लम्हों की बेरुखी ने मुझ पर क्या सितम ढाया है आप क्या जाने। मेरी मजबूरी को बेरुखी का नाम मत दो कुमोद। मैं सूरज बाबू की हवेली पर मसलहतन तुमसे गाफिल रहा था। अगर आशना की हैसियत से मिलता तो मुझे सबों के सामने तुम्हारी पूरी दास्तान दोहरानी पड़ती, जिसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि तुम सूरज बाबू को कब से जानती हो। उसने अपने अल्फाज के साथ ही कुमोदनी को बाजू से पकड़कर सामने सोफा पर बैठा दिया और खुद बेड से लगकर खड़ा रहा। सूरज के मुतालिक पूछने पर कुमोदनी बोली, कब से तो क्या मैं उसे मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ही नहीं जानती हूँ। हुआ यूं कि पिछले माह कॉलेज के सालाना जश्न के मौके पर मुख्तलिफ किस्मों के प्रोग्राम पेश किए गए थे, जिसमें मैंने भी ये सोचकर हिस्सा लिया कि शहर के चप्पा चप्पा से आने वाले तमाशबीनों में मुमकिन है आप भी मौजूद होंगे तो मेरे करीब ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ढूंढ कर परेशान थी, लेकिन आप शायद नहीं आए। बहरहाल मैं अपनी पेशकश के फ़ौरन बाद वहाँ से वापस लौट रही थी कि सूरज अचानक मेरी राह में आ गया और अपने तारुफ के साथ ही मुझे मुबारकबाद दी। फिर एक दिन किसी की मार्फत उसने पत्र भेजकर अपनी सहानुभूति और दीवानी मोहब्बत की झलक जाहिर की। वो पत्र अब भी मेरे टेबल के दराज में पड़ा है। फिर कल शाम वो मेरे घर आया और आज वाले प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दे बैठा तो बातों बातों में लक्ष्मी के साथ ही आपका भी जिक्र निकल आया और मुझे चूँकि शिद्दत से आपकी तलाश थी, लिहाजा लक्ष्मी को देखने और आपसे मिलने के लोभ में वहाँ पहुँच गई। बस यही है उससे हमारी जान पहचान। अब रहा ये बात अलग है कि वो मेरी हालात व मर्जी जाने बगैर दिल फेंक आशिक की तरह मेरा दामन थामने को बेकरार है और ये उसका महज जुनून है। महताब ने दरमियान में कहा, चूँकि तुम किसी भी एंगल से विधवा दिखाई नहीं पड़ती ना कुमोद, इसीलिए हरगिज नहीं। कुमोदनी दरमियान में मजीद बोली, न तो विधवा शब्द ही मेरे लिए कोई मानी रखता है और न मैं विधवा के लिबास को ही अहमियत देती हूँ। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कुमोद। अब रहा विधवाओं के मुतल्लिक जो ख्यालात मेरे दोस्त ने जाहिर की है उसे तुमने बखूबी सुन लिया है। बावजूद इसके तुम्हारे गुज़श्ता हालात को नज़रअंदाज करके वो तुम्हें अपनाना चाहेगा तो क्या करोगी? हरगिज़ नहीं, इम्पॉसिबल। ये बातें आप पूछ रहे हैं मुझसे चंदा मालिक? उसके चेहरे से नागवारी के आसार टपकने लगे थे। महताब ने फौरन कहा, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं कुमोद। दरअसल सूरज बेहद जज्बाती किस्म का इंसान है और तुम्हारे इश्क में पूरी तरह गिरफ्तार है, इसलिए मुझे या तुम्हें ज़ब्त से काम लेना होगा। अपने अल्फाज के साथ ही महताब खान किसी तफक्कुरात में गुम हो गया। ऐन उसी वक्त हवा का एक तेज़ झोंका आया और मखमली गिलाफ एक लम्हा के लिए उलटकर कुमोदनी की तस्वीर को बेनकाब कर गया। कुमोदनी हैरत से बड़बड़ाई, माय गॉड, ये क्या? चुनांचे वो फुर्ती से उठकर करीब गई और मखमली गिलाफ को पूरी तरह सरका दिया। एक लम्हा गौर से तस्वीर का जायज़ा लिया और फिर तिरछी निगाह महताब खान पर डालकर बोली, ये तस्वीर। महताब खान उसकी बात काट कर बोला, हाँ, ये तस्वीर बनाकर शायद मैंने कोई गलती नहीं की है कुमोद।
कुमुदनी ने हौले से मुस्कुराकर पूछा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा मालिक? महताब सीधा होकर खड़ा हो गया। उसने कहा, चूँकि इब्तदा से ही लोग मुख्तलिफ मर्द जन को देवी देवता तस्लीम करके दीवाना वार उसकी पूजा करते आए हैं, मैं नहीं जानता कि लोग उनकी बदौलत किस हद तक अपनी कामनाओं को पूर्ण होते देखा है। जहाँ तक मेरी बात है तो चंद लम्हों के लिए ही सही अपनी इस देवी की तस्वीर को देखकर अगर अपना दुख से भरा माजी भूल जाता हूँ तो यही क्या कम है। मगर ये तो एक साधारण स्थिति है मेरे आका। कुमुदनी अपने अंदर फूट रही खुशियों के आतिश फसा को दबाते हुए बोली तो महताब खान ने संजीदगी से कहा, दुनिया के किसी भी नर नारी को उसका अपना कर्म और अकीदतमंदों का विश्वास ही देवी देवता का सम्मान देता रहा है कुमुद, और तकरीबन सभी देवी देवता अपने अकीदतमंदों की नज़र में अजीम और मुक़द्दस रहे हैं। अगर मुझ में और उनमें फ़र्क है तो सिर्फ ये कि लोग प्राचीन काल यानी ज़माना कदीम की सुनी सुनाई बैक हिस्ट्री पर अमल करते रहे हैं, और मेरा मतलब है कि मेरे मन की देवी जिंदा जावेद मेरे सामने है। कुमुदनी ने इल्तजा आमेज हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर अपनी देवी को आराधना समान अपने प्रेम के आलिंगन में सदा के लिए क्यों नहीं छुपा लेते। उसी लम्हा महताब खान की बाहें बेख्तियार फैल गईं और कुमुदनी फुर्ती से उसकी फौलादी बाहों में सिमटती हुई रोहासी होकर फुसफुसे लहजे में बड़बड़ाने लगी, मेरे आका, मेरी ज़िंदगी के मालिक, चाहत का एहसास क्या होता है ये तो मुझे अपनी 9 साल की उम्र में ही आपकी तस्वीर देखकर हो गया था, और तब से मैं आपकी प्रेम अग्नि में जलती और तड़पती रही हूँ। आज मेरी आराधना सफल हो चुकी है मेरे निगाहबां, मैंने जीते जी आपकी बाहों में अपना स्वर्ग पा लिया है। ऐ वक्त, तू अपने कदम रोक ले, यहीं ठहर जा कि मैं सदा के लिए इन बाहों में सिमटी रहूं। हम कभी जुदा न हों, जीते जी तो क्या मरने के बाद भी नहीं। वो इस कदर जज्बाती हो उठी थी कि महताब खान के बारीक खूबसूरत होंठों को अपने गुलाबी होंठों के दरमियान समेट कर आंखें बंद कर ली थी। छुप कर झांकती हुई दिलशाद बानो व समीदुल निसा जज्बाती हो उठी थी। उनकी आंखें उबल पड़ी थी, मगर ये मंजर देखकर दोनों के होंठ मुतबस्सुम हो उठे थे। बहरहाल यहाँ पर कहानी की 20वीं किस्त मुकम्मल हुई, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।